मटेरियल्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टीज को हम हिंदी में कह सकते हैं खासियत। ठीक है, खासियत की कोई भी मटेरियल जो है वो कितने टाइम के बाद, मतलब उसमें क्या क्या खासियतें हैं, कितने टाइम के बाद वो मेल्ट होता है, कितने टाइम के बाद वो फ्रीज होता है, कहाँ पे वो बॉइल होता है, या उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, हार्डनेस कितनी है, या अदर चीजें कितनी है। तो वो सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्टीज में आती है। प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम मटेरियल को सिलेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप ये जान लो कि अगर हर एक इंसान की अपनी खासियत होती है, तो जो इंसान जिस चीज के लिए परफेक्ट है उसको वहीं पे लगाएं तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिखने में ज्यादा एक्सपर्ट होता है, कोई बोलने में, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज में। अब लिखने वाले को मैं प्रैक्टिकली लगा दूं तो क्या हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, या वो प्रैक्टिकल वाले को मैं कंप्यूटर में बिठा दूं तो क्या आउटपुट मिलेगा? तो वो नहीं मिलेगा। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की भी ऐसी खासियतें होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल जो है किस जगह फिट बैठेगा। जैसे हमें कोई इंसुलेशन बनानी है तो हमें वो मटेरियल चाहिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई ओवन बनाना है, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में ओवन्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जहां पे हम आयरन को पिघलाते हैं या और भी बड़ी सारी चीजें पिघलाते हैं। तो ओवन उस मटेरियल का होना चाहिए जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, जो मटेरियल आपको पिघलाना है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उसको हम वो कैसे पता चलेगा? प्रॉपर्टीज। या और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक, जो अब जैसे कोई बारिश में कोई मटेरियल लगाना है तो बारिश में हमें वो मटेरियल लगाना पड़ेगा जिसमें रस्ट ना लगे। तो उसके लिए आयरन जो है परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, क्योंकि उसमें रस्ट लग जाती है। तो वो भी हमें प्रॉपर्टी से ही पता चलेगा कि कौन सा रस्ट को कंडक्ट कर, ऑक्सीडाइजेशन होती है किसमें और किसमें नहीं। तो प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली ये 4 तरह की होती हैं, 5 तरह की कह सकते हो, 5 तरह की होती हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो आप अपनी 5 सेंसेस से देख सकते हो या पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंसेस कौन कौन सी है? एक आपकी है आईज जो देखती है, नोज जो सूंघता है, आपकी ईयर्स जो सुनते हैं, स्किन जो महसूस करती है, और टंग जो टेस्ट करती है। तो ये सारी जो इन 5 सेंसेस से प्रॉपर्टीज पता चले उनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, उसके बाद आपकी आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपकी आती है थर्मल, फिर इलेक्ट्रिकल और फिर केमिकल। मैकेनिकल वो हो गई जो हम मैकेनिकल कोई लोड डाल के जिसको चेक करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो प्रॉपर्टीज हमें पता चले उनको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हीट के थ्रू पता चले तो थर्मल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल करंट पास करके देखेंगे, उससे पता चले कि आपकी कंडक्टिविटी है या नहीं है, या कितने अमाउंट रेजिस्टेंस कितना है। तो वो सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कि उसकी वैसे तो केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम केमिकल इंजीनियर्स नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। ऑटोमोबाइल इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिफरेंट ब्रांचेस है, जिसमें एरोस्पेस भी आती है, ऑटोमोबाइल भी आती है, आपकी मेटलर्जी भी आती है, एरोनॉटिकल भी आती है। तो ये सारी जो है मैकेनिकल के अंडर ही आती है। पहले एक ही हुआ करती थी, लेकिन अब डिफरेंट हो गई। ठीक, मेटलर्जी जो है ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है।
ये पहले इंजीनियरिंग नहीं थी, ये दिस इज जस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो उनमें रिसर्च भी बढ़ती जा रही है, तो एक प्रॉपर ब्रांच बन गई। ये अप्रॉक्स 1940s में ये ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ यूनिवर्सिटी में, मेटलर्जी, और जो हमारी मटेरियल से डील करते हैं दैट इज मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ठीक, तो अब आते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आगे आ जाती है अपीयरेंस, लस्टर, आपका कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, आपके सिलेबस में यही 5 है। अपीयरेंस मतलब वो दिख कैसा रहा, ठीक। लस्टर मतलब उसकी शाइन या चमक कह सकते हो, वो कैसी है, कम है, ज्यादा है। हर मटेरियल की चमक अपनी अपनी होती है, हर एक मटेरियल की अपीयरेंस अपनी अपनी होती है। जैसे गोल्ड और आयरन की ले लो, हर एक की अपीयरेंस अलग है, तो वहां से आप पहचान सकते हो ये कौन सा है, ये कौन सा है। शाइन हर एक मटेरियल की अलग है। जैसे आपका तांबा और सोना, कलर तो सेम है लेकिन शाइन अलग अलग है, तो वहां से आप पहचान सकते हो ये कि ये सोना है या तांबा है। उसके बाद आपका आ गया कलर। कलर भी हर मटेरियल का डिफरेंट, जैसे सिल्वर का, गोल्ड का, तो ये सारे कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो वहां से आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा मटेरियल है। ठीक, उसके बाद आपकी डेंसिटी कि वो कितना, घनत्व उसका कितना है। अब घनत्व भी आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ टच करके पता चल जाएगा कि चिकना है या नहीं है, कम चिकना है, ज्यादा चिकना है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तेल और पानी हो गया, जैसे तेल और पानी हो गया। उसके बाद आ गया मेल्टिंग पॉइंट। आप बर्फ को रखोगे वो कब मेल्ट हुई आपको पता चल जाएगा, या किसी चीज को टेम्परेचर राइज करते जा रहे हो, कितने टेम्परेचर पे वो हुआ, तो वहां से मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर आपको बता देता हूं। जैसे आपका टेस्ट हो गया, अगर आप वुड की बात करो या किसी भी चीज की, हर एक मटेरियल का अलग टेस्ट होता है। जैसे बचपन में आप लोगों ने मिट्टी तो सब खाते हैं, बच्चे मिट्टी खाते हैं। मिट्टी का और सैंड का दोनों का टेस्ट अलग है कि नहीं। अमरूद की दातुन का और नीम की दातुन का या आम की दातुन का टेस्ट अलग अलग है, तो ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है कि टेस्ट कैसे लगा। तो ये और भी फिजिकल है, लेकिन आपके सिलेबस में बाकी वाली है नहीं। जैसे वेट हो गया, हर एक मटेरियल का अपना वेट होता है, स्पेसिफिक वेट जिसको बोलते हो। मतलब अगर उसका मास देखा जाए, उसके कंपैरिजन में उसका वेट देखा जाए तो अलग अलग है। मतलब उसका वॉल्यूम देखा जाए और वेट देखा जाए तो अलग अलग है। ठीक, जैसे रुई बहुत ज्यादा आ जाती है केजी में, और आपका आयरन इतना सा आता है, सोना आयरन से थोड़ा ज्यादा आता है, सिल्वर उससे भी ज्यादा आता है। तो ये हर एक का अगर वेट देखा जाए अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम, दैट्स डिफरेंट, तो वहां से भी आप पता कर सकते हो। वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में गिना जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आपका आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, फटीक, क्रीप, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, फटीक, क्रीप, रिजिडिटी, मशीनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी, और ये सारी रेजिलेंस, स्ट्रेंथ नहीं, रेजिलेंस लास्ट वाला। ठीक, तो ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई बता सकता है आप में से कि स्ट्रेंथ क्या है? वो डिफरेंट ये कह सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ आपके मटेरियल की, हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, मटेरियल डिफॉर्म ना हो। अगर कोई मटेरियल वो एबिलिटी, मटेरियल की वो एबिलिटी जो उसे डिफॉर्म नहीं होने देती। डिफॉर्म का मतलब जानते हो क्या होता है, कि उसका साइज और शेप चेंज नहीं होने देती। जैसे किसी चीज को खींचते हो, वो उसका साइज और शेप दोनों चेंज हो जाते हैं।
तो जो प्रॉपर्टी उसका साइज और शेप चेंज नहीं होने देती उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक, समझ में आया कि स्ट्रेंथ क्या होती है? नेक्स्ट है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है? ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसको ना तो डिफॉर्म होने देती, किसी लोड के डिफॉर्म नहीं होने देती, लेकिन लोड को विदस्टैंड कर लेती है। स्टिफनेस हमेशा हम किस चीज की देखते हैं? स्प्रिंग्स की। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो तो वहां पे हम स्प्रिंग जितना ज्यादा स्टिफ होगा, जितना ज्यादा स्टिफ होगा वो इतना कम जर्क को, इतना क्या कम जर्क जो मतलब झटके लगते हैं उन झटकों को वो करेगा विदस्टैंड। अगर स्टिफनेस कम है तो वो ज्यादा वो करेगा। ठीक है, वो ऊपर नीचे ज्यादा होगा। स्टिफनेस ज्यादा है तो कम होगा। ठीक, इसकी डेफिनेशन आपको दी है तो वो आप घर जाके भी देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it can regain its original position after the removal of load। इसको हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी मटेरियल पे लोड डालते हो तो वो खिंच जाएगा। जब आप उस लोड को हटा दो और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, मतलब ओरिजिनल जो उसका शेप और साइज था वहां पे आ जाए, तो उसको हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। ये ज्यादा रबड़ में होती है। ठीक है, रबड़ आप देखते हो, खींचते हो, उसके बाद छोड़ते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के साथ ही दूसरी आती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल by virtue of which it can be deformed permanently। मतलब कि अगर कोई मटेरियल है, आप उस पर लोड डालते हो, ठीक, और वो लोड जो है वो जब आप रिमूव करते हो, वो लोड डालने के बाद वो तो खिंच जाएगा। खिंचने के बाद जब आप रिमूव करते हो वो वहीं पे रहे, परमानेंटली वहीं पे रहे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। ठीक, क्या जो पिछला ये आप घर जाके लिख लेना ये डेफिनेशंस। ठीक है, बाकी मैं समझा तो रही हूं, फिर भी अगर आपको ये वाली बुकिश लैंग्वेज लिखनी होगी तो यहां से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आ गया टफनेस। टफनेस क्या होता है? ये किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इसको जो है वो इंपैक्ट लोड, मतलब इंपैक्ट क्या कह सकते हैं हम, जब हथौड़ा मारते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी उसको टूटने ना दे हथौड़ा मारने के बाद भी। इंपैक्ट लोड क्या होगा? एकदम से लोड, झटके से लोड। ठीक है, झटके से आपने झटका दिया, वो झटका विद स्टैंड कर जाए और उस मटेरियल को टूटने ना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? टफनेस। ठीक, ये ज्यादातर आप स्मिथी में देखोगे, क्योंकि आप स्मिथी में काम किया है आपने, स्मिथी शॉप में, फोर्जिंग शॉप जिसको हम बोलते हैं, फोर्जिंग में आपने काम किया है। फोर्जिंग में जब आप किसी मेटल को गर्म करके हैमरिंग करते हो, एक तो छोटा हैमर हो गया, एक डबल फेस स्लेज हैमर देखा कितना बड़ा भी होता है, तो वो बड़ा वाला हैमर जब मारते हो एनविल पे रख के, तो क्या एनविल टूट जाता है? तो उसकी टफनेस ज्यादा है, और जो मेटल आप उस डिफॉर्म कर रहे हो उसकी टफनेस कम है। वो डिफॉर्म हो रहा है लेकिन एनविल या स्वेज ब्लॉक डिफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक, नेक्स्ट आपका आ गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है ये आप ये कह सकते हो, ये आप जब आप वो करते हो,
ये एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम किसी मटेरियल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सके। जितना मटेरियल ज्यादा डक्टाइल होगा वो आपका वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब खींचने के बाद वो लंबा होता जाता है, टूटता नहीं। आप उसको बेंडिंग फोर्स भी दोगे तो बेंड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। ये आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब मैं फेरस और नॉन फेरस मेटल बता रहा। फेरस में आपको दो बताए थे, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन। आपको बताया था कि माइल्ड स्टील डक्टाइल होता है और कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा होगी उसमें ब्रिटलनेस कम होगी, और जिसकी ब्रिटलनेस ज्यादा होगी उसकी डक्टिलिटी कम होगी। ठीक, डक्टिलिटी क्या है कि उस पर अगर लोड पड़ेगा तो वो खिंचता जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। और ब्रिटलनेस अगर लोड डालोगे वो टूट जाएगा लेकिन डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक, मेलेबिलिटी ये प्रॉपर्टी वो है जिससे हम किसी भी चीज को ना जब डिफॉर्म करते हैं उसको थिन शीट्स में। ठीक, ये प्रॉपर्टी जैसे डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी मिलती जुलती है कि आपके जितना ज्यादा आपका मटेरियल मेलेबल होगा मतलब वो डक्टाइल भी है। अगर डक्टाइल है तभी तो शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, थिन शीट्स। उसमें था ड्रॉन इनटू वायर्स, डक्टिलिटी में क्या था, ड्रॉन इनटू वायर्स, इसमें है ड्रॉन इनटू शीट्स। ठीक, ब्रिटलनेस ये आपको बता ही दिया। ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो उसको डिफॉर्म नहीं होने देती। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, और in other word we can say that it is the property of material by virtue of which it can be break easily. It can be break easily, वो जल्दी टूट जाता है। यस सर। ठीक है, या ये कह सकते हैं it is a property of material by virtue of which it can resist scratching. मटेरियल जितना आपका वो होगा, आपका ब्रिटल होगा, इतना वो हार्ड भी होगा। ये लास्ट टाइम आपको बताया, और हार्ड है तो स्क्रैच नहीं होने देगा, ये डिफॉर्म भी नहीं होता। परफेक्ट एग्जांपल आपको दे दी थी मैंने मिरर की। मिरर को खींचोगे वो डिफॉर्म नहीं होगा, उसमें ना इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, वो सीधी ब्रेकडाउन ही होगा। हाँ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ी सी होती है, बड़ी लिटल सी, वो दिखाई नहीं देती लेकिन बड़ी लिटल सी होती है। हाँ, सिर्फ इलास्टिक, उसमें प्लास्टिक होती ही नहीं। और उसके बाद ब्रेक, सीधा सा ब्रेक। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है ये आपको भी ब्रिटलनेस में ही आपको बता दिया। ब्रिटलनेस में आपको बता दिया कि हार्डनेस क्या होता है। क्या होता है हार्डनेस? ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसको स्क्रैच नहीं लगने देती। मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड होगा उस पे स्क्रैच करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक, क्योंकि वो डिफॉर्म ही नहीं होगा। जब वो डिफॉर्म, अब स्क्रैच करते हो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, मटेरियल आधा इधर या कट आधा निकल जाता है। अब वो हार्ड है तो ना उसमें से निकलेगा, ना इधर होने ना इधर होगा, तो उसमें स्क्रैचिंग बड़ी मुश्किल होती है। ठीक, नेक्स्ट फटीक। फटीक क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मटेरियल किसी प्रॉपर जगह पे बड़ी देर से क्या फटीक से जी सर। फटीक, यस सर। तो फटीक
क्या है कि जब भी आपका मटेरियल जो है वो किसी कांस्टेंट लोड के अंडर काम कर रहा है बड़ी देर से, या किसी इंपैक्ट पे काम कर रहा है बड़ी देर से, जैसे मैंने एनविल की या स्विच ब्लॉक की एग्जांपल दी, बड़ी देर से काम कर रहा है, तो वो एक ही जगह लगे लगे वो मटेरियल भी फटीग में थक जाता है और उसके बाद वो टूट जाता है उस लोड से जो नॉर्मल सेम मटेरियल नॉर्मल हो तो नहीं टूटेगा। ठीक, जैसे कि आप देखते हो कि कोई मटेरियल जो है उसको आप कांस्टेंट लोड पे रख दो। आप घर पे सबसे बड़ी एग्जांपल आप ये ले लो कि आपने गैस तो हर घर में होगी, उसके ऊपर एक वो आता है वो बर्तन रखने के लिए वो स्टैंड सा, वो स्टैंड थोड़ी देर के बाद टूट जाता है, स्टार्टिंग में नहीं टूटता। गैस भी वही है, आपका बर्तन भी वही है, जो आप बना रहे हो वो भी वही है, वेट भी वही है, फायर भी वही है, गैस भी वही है, फिर वो टूट क्यों जाता? क्योंकि वो मटेरियल भी थक जाता है, तो उसको हम कहते हैं फटीग। उसके बाद आपका आता है क्रीप। क्रीप क्या होता है? मटेरियल क्या है कि डिफॉर्मेशन, कुछ मटेरियल में डिफॉर्मेशन स्लोली होती है, स्लो डिफॉर्मेशन इज नोन एज क्रीप। स्लो डिफॉर्मेशन किस वजह से? ड्यू टू टाइम। स्लो डिफॉर्मेशन किसकी वजह से? टाइम की वजह से, टाइम पीरियड की वजह से। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास आजकल तो वो मीटर लग रहे हैं आपके, स्मार्ट मीटर्स, तो वायर भी नहीं डल रही है। मीटर उतार दिया हमारे घर का, खंबे पे लगा दिया ना, चलो अच्छी बात। तो मीटर लग रहे हैं, वायर्स भी लग रही है। वायर जब वो लगा रहे हैं बड़ी खींच के लगा रहे हैं, अप्रॉक्स, पूरी तो नहीं कह सकता बिल्कुल पैरेलल टू सरफेस, लेकिन अप्रॉक्स पैरेलल टू सरफेस। और जब आपने पहली तारें डाली होंगी तब भी अप्रॉक्स पैरेलल टू सरफेस। लेकिन अब आप पुरानी तारें देखो, बाहर ही देख लो, वो क्या हुआ? ढीली हो गई। वो कैसे? लूज हो गई सर, वो लूज नहीं हुई, उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, उसका शेप और साइज चेंज हुआ, उसकी लेंथ बढ़ गई। किस वजह से? टाइम की वजह से, क्योंकि उसका अपना लोड वो विथस्टैंड नहीं कर पाया इतने टाइम के बाद। उसकी वायर का अपना लोड भी तो है, तो वो सेंटर में एक्ट करता है, ये आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में बताया था सीजी। तो वो सीजी वहां पे एक्ट कर रहा था और वो अपना लोड विथस्टैंड नहीं कर पाया टाइम की वजह से, मतलब थक गया, फटीग हो गया, और फटीग के बाद वो डिफॉर्मेशन हो गई। और डिफॉर्मेशन अब ये ज्यादा देर चलेगी तो वो टूट जाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसी को हम फटीग कहेंगे। रिजिडिटी, स्टिफनेस आपको बताया क्या होता है। रिजिडिटी और स्टिफनेस सेम चीज है, डेफिनेशन आपको सेम लिखनी है। रिजिडिटी आए तब भी वो लिखना है, यही डेफिनेशन लिखनी है, और स्टिफनेस आए तब भी यही। ठीक। मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी क्या है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उससे मशीन पे, डिफरेंट मशीनों पे काम कर सकते हैं, और जिससे वो, अगर आपका मटेरियल ज्यादा मशीनेबल है तो उसमें क्या होगा? एक तो जब मशीन पे काम करोगे तो सरफेस जो है स्मूथ आएगी, मशीन की पावर कम लगेगी, और आपका टूल कम घिसेगा। जितने सॉफ्ट मटेरियल मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो मशीनेबल ज्यादा होते हैं, और जितने हार्ड हैं वो मशीनेबल कम होते हैं। जैसे अल्युमिनियम पे काम करना या कॉपर पे करना वो ज्यादा मशीनेबल है, जब उसको आप लेथ पे ही बांध के काम करो बड़े स्मूथ फिनिश आती है, पर टूल भी आराम से चलता है, ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता। वही आप हाई कार्बन स्टील ले लो, उस पे काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जितना आपका मशीन, वो एबिलिटी मटेरियल की कि वो डिफरेंट मशीनों पे कितने अच्छी तरह
कटिंग परफॉर्म होती है। मशीनों पे हम क्या करते हैं, कटिंग नहीं करते हैं, या कुछ और भी करते हैं। कटिंग ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में भी तो कटिंग ही करते हैं, मटेरियल अंदर से काट के बाहर निकालते हैं। आप ग्राइंडिंग कह सकते हो, तो ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, उसमें भी तो एक्सेस मटेरियल काटते हैं। स्पॉट सीन में हर एक वो वेल्डिंग है, वो वेल्डिंग है, वो मशीनिंग नहीं है। मशीन में आती है वो। नहीं, वो वेल्डिंग में आती है, मशीनिंग इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये हम ओ श्योर नहीं। नेक्स्ट हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी क्या है, ये आप क्या ये हार्डनेस की डिग्री बताता है कि कोई कितनी हार्डनेस, कहाँ कितनी हार्डनेस है। मशीनेबिलिटी के बाद आएगा। हाँ, मशीनेबिलिटी के बाद हार्डनेबिलिटी। तो ये एबिलिटी है कि ये आपका मटेरियल, ये क्या है, मटेरियल की एबिलिटी कि वो हीटिंग प्रोसेस के बाद कितना हार्ड हो सकता है। हर एक चीज की एक लिमिट होती है, कितना सह सकता है, कितना हार्ड हो सकता है। ठीक, आपके तरीके से एग्जांपल दूं, जैसे चलो विषव को ही ले लेते हैं। अब विषव रोज जिम जाएगा, अच्छा खाएगा पिएगा तो ताकतवर बनेगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होगी ना जी सर। कि ये कितना ताकतवर बन सकता है, उसके बाद नहीं बनेगा। ठीक है, और वही खली को ले लो, वो रोज जिम जाएगा, खाएगा पिएगा, तो वो कितना ताकतवर है, उसकी भी एक लिमिट है। किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की उसके उससे ज्यादा। एज के हिसाब से होगी ना। एज के हिसाब से या बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, तो हर एक की वैसे ही आपका मटेरियल, हर एक मटेरियल की अलग है। जैसे आयरन, मैंने आपको बताया था कि आयरन में जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। ये एग्जांपल आपको कल दी थी कि जैसे जैसे आप आयरन में कार्बन डालते जाओगे उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन कहां तक, सिर्फ 6% कार्बन तक। कितना? 0% कार्बन, 0.0 to 2.6% कार्बन है तो उसको हम कहते हैं माइल्ड स्टील, MS। 2.6 से 6% तक कार्बन है, उसको हम कहते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, तो वहां तक हार्ड है। 6% से ऊपर कार्बन है तो वो फ्री ग्रेफाइट बन जाता है। फ्री ग्रेफाइट क्या होता है पता है? पाउडर। यस, तो मतलब फिर वो हार्डनेस बचेगी ही नहीं। तो उसकी भी एक लिमिट है ना, 6% कार्बन तक। तो वही लिमिट जो है दैट इज हार्डनेबिलिटी। रेजिलेंस क्या है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसकी लिमिट जो है ये प्रॉपर्टी बताती है। जैसे वो है दो फ्लाई एग्जांपल। तो वो भी हाँ? इसकी, जैसे फ्लाईव्हील है वो भी इसकी रेजिलेंस होगी। हाँ, फ्लाईव्हील एक एग्जांपल हो सकता है। कोई और एग्जांपल दो। फ्लाईव्हील की रेजिलेंस होती है तो वो भी है, लेकिन इसके अलावा कोई और एग्जांपल दो जो आपने बचपन में देखी हुई है, जो आपने बचपन में देखा हुआ है। सबने, कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसने क्या चीज रेजिलेंस की एग्जांपल कि कोई ही मटेरियल कितना स्टोर कर सकता है। थोड़ा हिंट में आपको अंदर ऐसा है नहीं कि देखिए हम जब छोटे होते थे हाँ, बे, जूता लेके मारो, जो खिलौने आते थे जूता लेके मारो। जो खिलौने आते थे पीछे की जो आगे जाते थे। अरे पीछे की जो आगे जाते हैं वो नहीं, वो तो उसके उसमें स्टिफनेस काम कर रही थी ना, उसमें तो स्प्रिंग था, स्प्रिंग हो रहा था और वापस जा रहा था, वो उसमें स्टिफनेस काम कर रही थी स्प्रिंग की। इसके अलावा वो एंड एरो नहीं देखा, डोगरी में कहते हैं तीर कमान। जी सर, जी सर। तीर कमान पीछे खींचते वो स्टोर कर लेता है, छोड़ दे वो आगे चला जाता, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना खींचने की। उससे ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। और हर मटेरियल की अपनी रेजिलेंस होगी। वो भी वहां से आपको एग्जांपल पता चल जाएगी कि आप
यहाँ पे शहतूत कहते हैं, डोगरी में तूत कहते हैं। तूत की लकड़ी का बनाओगे तो ज्यादा खींचेगा। इसके अलावा आप काली की लकड़ी का बना लो, कम खींचेगा। और दियार का बनाओ, उससे कम खींचेगा। ठीक है, देवदार का। तो ये सारे है ना एग्जांपल रीजनेंस के, कि हर एक मटेरियल की ही एक अपनी रीजनेंस है कि वो एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है। ठीक, तो ये थी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आपको जो भी मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताई, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हर एक मटेरियल की होती है, लेकिन ये चेंज भी होती है। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, ये कैसे होती है? सेम मटेरियल की अलग जे- कंडीशन भी हो सकती है। अलग अलग कंडीशन पे, जो आपको कल बताया था, अलग अलग वेदर कंडीशंस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे ज्यादा किसका इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर टेम्परेचर का। जैसे आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो चीज डक्टाइल होती जाएगी। सर मॉइस्चराइजेशन का कुछ होता है इसमें? मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चर का वो नहीं होता ऑक्सीडाइजेशन, मतलब मॉइस्चर ज्यादा है तो रस्ट ज्यादा लगेगी, ऑक्साइड बनेंगे। तो हर एक चीज का इफेक्ट होता है, लेकिन सबसे मेजर इफेक्ट जो हम इंजीनियरिंग में गिनते हैं दैट इज हीट। तो हीट की वजह से क्या होता है कि हर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। तो जैसे मेरा आयरन ही है उसका, जैसे आपको बताया टफेस्ट और ब्रिटल। डायमंड के बाद अगर कोई है तो वो है ग्लास। ठीक, लेकिन अगर इसी का आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये इतना डक्टाइल हो जाएगा कि कहीं भी मोड़ लो और कुछ भी बना लो। ठीक, और दूसरा आप लोगों ने आजकल YouTube और फेसबुक पे, रुक जा, इसके अलावा आपने YouTube और फेसबुक पे आजकल वीडियो बड़ा ट्रेंड कर रहे थे, मैंने 2-3 देखे, जिसमें एक फ्लावर को नाइट्रोजन में डालते हैं, ल्यूकन नाइट्रोजन में, उसके बाद बाहर निकालते हैं और फेंकते हैं तो क्या होता है? किस तरीके से? जिस तरीके से शीशा टूटता है, तो उसमें क्या है? फूल तो बड़ा नाजुक होता है और वो मुड़ जाता है, वो टूट कैसे जाता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना लो कर दिया गया कि वो ब्रिटल हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो चीज ब्रिटल होती जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चीज डक्टाइल होती जाएगी। याद रहेगा कि जैसे जैसे किसी चीज का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो वो मटेरियल ब्रिटल होता जाता है, और जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो डक्टाइल होता है। और भी बाकी वो जो है इस पे डिपेंड करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। सर हीट जैसे ट्रीटमेंट वो आयरन है तो सर इसका मतलब गर्मी में वो ज्यादा जल्दी होता होगा। ज्यादा गर्मी जितनी ज्यादा होगी इतना ज्यादा मुड़ता है, तभी तो आप जब ओए सॉरी ऑक्सीडाइजेशन जो उसकी होती है वो गर्मी में ज्यादा होती होगी। नहीं, ऑक्सीडेशन गर्मी में थोड़ी होती है। मॉइस्चर गर्मी में कहाँ होता है? सर्दियों में होता है। सर्दियों में ज्यादा होता है। वो उमस ज्यादा होता है तब जब बारिश के दिन होते हैं। ड्रॉट पता क्या होता है? ड्रॉट बढ़ता है गर्मी वो में। बारिश के दिनों में, वो बारिश के दिनों में होता है, गर्मियों के दिनों में नहीं। ऑक्सीडाइजेशन जितनी भी होते हैं, ऑक्साइड जो भी बनते हैं, वो हमेशा बारिश के दिनों में होते हैं। मॉइस्चर तब सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गर्मियों में नहीं। गर्म करने से वो ऑक्साइड तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, अगर किसी से हमें वो रस्ट निकालनी हो, हम उसको आग में डालो और बाहर निकालो, वो आयरन की रस्ट सारी निकल जाएगी। ठीक, समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है।